Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I'm back with another informative lecture. Students, आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे जो फेज़ वन के अंदर आपके क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। जो फेज़ वन के एंट्रेंस टेस्ट अभी तक बैरिया के कराची कैंपस के अंदर कंडक्ट हो चुके हैं, लाहौर कैंपस के अंदर कंडक्ट हो चुका है। इवन इस्लामाबाद कैंपस के अंदर तो एक ही फेज़ में टेस्ट होता है। जो इस्लामाबाद कैंपस में E8 का जो कैंपस है उसके लिए जो टेस्ट कंडक्ट हुए थे उनके हम जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, राइट। सो इन रिपीटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर ऑल द रेलिवेंट सब्जेक्ट जो कि आपके एंट्रेंस टेस्ट में इंक्लूडेड होते हैं। एंड दिस लेक्चर इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर अप्लाइंग इन द फेज टू, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का उनको आइडिया हो जाएगा कि फेज़ वन में किस तरह की चीज़ें थी, कैसे क्वेश्चन आए थे, एंड दे विल हैव एन आइडिया एंड दे कैन डू बेटर प्रिपरेशन यूजिंग दीज क्वेश्चंस एंड गेटिंग एन आइडिया कि क्या कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने लिए रिवाइज करने हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो उन्होंने प्रिपेयर करने हैं। ये कवर करेगा CSIT और इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स ऑफर हुए हैं, प्रोग्राम जो ऑफर हुए हैं फॉर फेज़ टू, बिजनेस स्टडीज़ के, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के, मीडिया एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ के जो प्रोग्राम्स ऑफर हुए हैं उनको, सोशल साइंसेज से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स को, साइकोलॉजी, यस, जो इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी है कराची में उसके एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत रेलिवेंट है आज का पेपर, आज का लेक्चर। उनके पेपर में कैसी चीज़ें आएंगी, किस तरह से चीज़ें कवर अप होंगी, तो वो चीज़ें हैं। जो लॉ का टेस्ट जो है इस्लामाबाद के कैंपस में कंडक्ट होता है उसके प्रीवियस जो फेज़ वन हुआ है स्प्रिंग 2025 का, ठीक है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस नए ऐड हुए, कुछ नई चीज़ें ऐड की गई इन द CBT टेस्ट, सो उनके ऊपर हम बात करेंगे। सो टॉपिक्स कवर करेंगे आज के लेक्चर में हम लोग, जनरल नॉलेज के, इंग्लिश के, फिजिक्स के, क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स के और साथ ही एडवांस मैथमेटिक्स के भी। But before starting today's lecture, I'll again request you all to kindly subscribe to my channel and share it with your friends, ताकि उनको भी इस चैनल के बारे में पता चले और वो भी अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकें। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज का लेक्चर टू पोर्शंस में है। आज के लेक्चर में मैं पहले कवर अप करूंगा जनरल नॉलेज को, फिर मैं कवर अप करूंगा इंग्लिश को, फिर मैं कवर अप करूंगा फिजिक्स को, एंड सोलली दीज आर दोज क्वेश्चंस विच वर प्रेजेंट इन द फेज वन टेस्ट। तो इनको कवर अप करेंगे और फिर इंशाल्लाह टुमारो आई विल बी अपलोडिंग द पार्ट टू, जिसमें मैं क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स के जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं फ्रॉम फेज वन इंशाल्लाह उनको कवर अप करूंगा। सो फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करते और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वी आर सॉल्विंग अ मॉक एग्जाम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारा अपना CBT का पैटर्न है, और स्पेशली इस वाले मॉक में, और जो आपको प्रीवियस मॉक्स कवर अप मैंने करवाए हैं या प्रीवियस चीज़ें जो आपकी अपलोडेड है उनमें और इनमें डिफरेंस क्या है कि आई और ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू ऐड अप दोज थिंग्स फॉर फेज टू, जो कि फेज वन के अंदर जो टेस्ट के अंदर रिपीटेड चीज़ें जो स्टूडेंट फीडबैक में मेरे पास कलेक्टेड हैं वो उनको मैंने इसमें ऐड अप करने की कोशिश जो है वो की है। नाउ दिस वर्ड एक्यूट, ठीक है, ये आप देखोगे कि मेरे रिसेंट मॉक के अंदर भी ये इसको मैंने ऐड किया था। द रीज़न इज़ कि ये फेज़ वन के अंदर रिपीटेड था। स्टूडेंट फीडबैक पे ये वर्ड मेरे पास आया कि एक्यूट के बारे में पूछा था। अच्छा, अब देखें, इसका अगर सिनोनिम पूछा हुआ था तो मैं इसका सिनोनिम भी एक्सप्लेन करता हूँ, और अगर इसका एंटोनिम पूछा हुआ था तो मैं इसका एंटोनिम भी एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। देखो, एक्यूट का मीनिंग होता है समथिंग विच इज़ वेरी इंटेंस, यानी जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, शार्प होती है। अगर कोई किसी को कहता है कि आई एम हैविंग एक्यूट पेन, तो इसका मतलब है उसको इंटेंस पेन हो रहा है, किसी एक जगह पे उसको शार्प पेन हो रहा है। सो एक्यूट का सिनोनिम इज इंटेंस और शार्प, राइट। अगर वो इसका एंटोनिम पूछ लेगा तो इसका मतलब है डल, माइल्ड, राइट। तो ये अबंडेंट, अबंडेंट भी रिपीटेड में से है। दिस इज व्हाई आई हैव एडेड अप इन द इंग्लिश सेक्शन। सो अबंडेंट इज समथिंग विच इज वेरी प्लेंटिफुल। सो हमने एंटोनिम बताना, सॉरी, सिनोनिम बताना था, तो प्लेंटिफुल जो है वो मैंने मार किया। अगर एंटोनिम बताना होता तो स्कार्स होता है इसका। अबंडेंट इज नॉट इनसफिशिएंट, बट उसका जो ऑपोजिट इनफैक्ट इसमें से ज़्यादा बेहतर बनता है, एंटोनिम बनता है वो स्कार्स है, कि एक चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है। अच्छा, एमिकेबल, एमिकेबल का मीनिंग ये होता है कि समथिंग which you are trying to resolve in a friendly manner or you are trying to resolve with talks, ठीक है, आप किसी से बातचीत करते हो और एमिकेबली उस मैटर को सॉल्व करते हो। लीगल लैंग्वेजेस में अक्सर हम कहते हैं कि विल बी रिजॉल्विंग दिस मैटर एमिकेबली। तो एमिकेबल का मीनिंग क्या होता है कि यू आर इन अ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द मैटर इन अ फ्रेंडली वे, या आप टॉक्स के साथ या आप बातचीत से किसी मसले को या एग्रीमेंट से किसी मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो। सो एमिकेबल मीन इसका जो, अगर आप सिनोनिम है तो यहाँ पे फ्रेंडली होगा, और अगर आप इसको करोगे कि एंटोनिम आ जाता है तो हॉस्टाइल होगा, कि आप समथिंग विच इज़ वेरी, विच इज़ बीइंग रिजॉल्व इन अ वेरी हॉस्टाइल वे, ज़बरदस्ती आप किसी से कोई चीज़ जो है वो मनवा रहे हो। अच्छा, अनकैंडिड का मतलब क्या होता है कि इट इज़ अनएक्टेड,
ठीक है, जो चीज़ जैसे है उसको उसी तरीके से ही दिखाया गया है, सो ऑनेस्ट होगा इसके अंदर से। और अगर आप कैंडिडेट का ऑपोजिट बताओगे तो वो इसमें से जो है वो फॉर्मल बन जाता है कि फॉर्मली जब आप किसी के साथ एक्ट करते हो तो यू आर एक्टिंग इन अ डिफरेंट वे। डिलिजेंट मीन्स समथिंग समबडी हु इज वेरी हार्ड वर्किंग। सो एंटोनिम्स आ गए मेरे पास। कंपल्सरी, नीचे आपके पास ऑप्शंस में है जी, ऑप्शनल, नेसेसरी, रिक्वायर्ड, इम्पॉर्टेंट। कंपल्सरी इज समथिंग जो कि मैंडेटरी होती है, जिसको आपने सॉल्व करना ही करना है। सो ऑप्शनल आपकी चॉइस होती है, इट्स ऑन योर चॉइस और डिस्क्रिप्शन कि आप उसको सॉल्व करना चाहते हो या उसको अटेम्प्ट करना चाहते हो या उसको बाय करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। द नेक्स्ट वन इज optimistic. Optimistic is having a positive attitude about something, right? You are hopeful about something, uh, you are perceiving things in a positive way. तो इसका जो एंटोनिम यहाँ पे बेस्ट बनता है दैट इज पेसिमिस्टिक। ठीक है। स्टेल, स्टेल होता है कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम से पड़ी हुई है, विच इज़ नॉट फ्रेश। ठीक है, कोई वेजिटेबल है, कोई फूड है विच इज स्टेल, जो कि पुराना हो चुका है। सो एक खाना आपने किसी ने प्रिपेयर किया लेकिन वो पड़ा हुआ है तो इट हैज़ बिकम स्टेल। सो फ्रेश विच इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड या फ्रेशली सोर्स्ड फ्रॉम द फार्म्स। सो फ्रेश इसका एंटोनिम होगा। कंसील का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप हाइड कर दो, तो इसका ऑपोजिट या एंटोनिम क्या होगा, रिवील। डेंस, डेंस मीन्स कि अगर आप यहाँ पे देखो तो डेंस के ऑप्शन में आपके पास थिक, थिन, कॉम्पैक्ट और हैवी है। सो डेंसली का मतलब क्या होता है या डेंस का मतलब क्या होता है कि समथिंग विच इज़ वेरी थिक या विच इज़ वेरी हैवी। स्पेशली जब हम पॉपुलेशन के हवाले से बात करते हैं तो हम ये कहते हैं दिस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। सो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया मीन्स कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर मीटर ऑफ एन एरिया आर मच कंपेयर्ड एज in comparison to the other place. सो डेंस मीन्स विच इज वेरी हेवीली पॉपुलेटेड या हैवी होता है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, थिन होगा, स्कार्स होगा। So we need to insert the correct form of verb from question number 11 till question number 15. She dash her homework before dinner. She finished her homework before dinner. She finished her homework before dinner आएगा। रीजन क्या है कि कोई किसी को नरेट कर रहा है कि उसने अपना काम खाना खाने से पहले फिनिश कर लिया था, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे आएगा। दे डैश इन द पार्क एवरी मॉर्निंग, दे रन, रैन, रनिंग, रन, दे रन इन द पार्क एवरी मॉर्निंग होगा यहाँ पे। ठीक है जी। ही डैश द बुक फॉर एन आवर व्हेन आई कॉल्ड, ही वॉज रीडिंग द बुक फॉर एन आवर व्हेन आई कॉल्ड। सो वो ऑलरेडी 1 घंटे से किताब पढ़ रहा था, बुक को पढ़ रहा था जब मैंने उसको कॉल की। I am going to the concert tomorrow. I going to the concert tomorrow. I went to the concert tomorrow. I go to the, तो आप अभी बता रहे हो कि आपका प्लान है कि मैं जाऊंगा कल। So I am going to the concert tomorrow. By the time they arrived, I completed the report. I had completed the report. I complete the report या I am complete. They I had completed the report. जब तक वो आए थे मैंने अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर ली थी। एक्टिव पैसिव है। सिंपली आपने क्या करना है कि आपने सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को, उनकी पोजीशन को जो है वो आपने चेंज कर देना होता है। शी राइट्स अ लेटर, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो शी है, वर्ब जो है वो राइट्स है और लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। सो आप क्या करोगे, ये जो अ लेटर है इसको आप स्टार्ट में ले जाओगे। सो अ लेटर, मेथड आपको बता देता हूँ इसको करने का। अ लेटर इज, सो इज क्यों रहेगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जहाँ पे होगा मैं अभी बताता हूँ। अ लेटर, अ लेटर इज रिटर्न, इज रिटर्न बाय, क्योंकि यहाँ पे शी है, इट विल चेंज इनटू हर। अ लेटर इज रिटर्न बाय हर, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अगेन यहाँ पे दे इज सब्जेक्ट, फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट एंड प्लेइंग इज द वर्ब। अच्छा, अब एक बात याद रखना, जब भी आपके पास आई एन जी आएगा और आप उसको वापस लेके जाएंगे पैसिव में, एक्टिव से आप इफ यू विल बी टेकिंग इट इनटू पैसिव वॉइस, तो आप क्या करोगे कि बीइंग ऐड करोगे। एंड आर का वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। फुटबॉल स्टार्ट में आ जाएगा, वो सब्जेक्ट बन जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल इज, फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग, इज बीइंग मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैंने बताया कि क्यों आया बीइंग, आईएनजी की वजह से। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। सो इंग्लिश का पोर्शन बैरियर में कुछ इतना मुश्किल नहीं होता, बट समटाइम्स हम उसमें ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होके और समटाइम्स क्योंकि हम चीज़ों को बहुत लाइटली लेके चल रहे होते हैं, हम उसको उस तरह से कवर अप नहीं कर पाते। तो कोशिश करना है, देखें जस्ट लाइक जिस तरह आपके किसी
अगर आप क्रिकेट की एग्जांपल लेते हो तो जब उसमें पावर प्ले चल रहा होता है तो द बैट्समैन हैव मोर चांसेस ऑफ हिटिंग बाउंड्रीज। वाई कि बहुत से जो फील्डर्स होते हैं दे आर इनसाइड द इनर सर्कल। सो सेम गोज फॉर यू। आप ये देखो कि आप किस सेक्शन के अंदर जो है वो ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश कंपैरेटिवली इजी होती है एज कंपैरिजन टू द अदर included section inside the exam. So one advantage of हैविंग एन इजी इंग्लिश पोर्शन इज कि आपको ये एडवांटेज है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे आपको हर क्वेश्चन का एक ही मार्क्स मिलेगा, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स का करेक्ट था, चाहे आपका फिजिक्स का करेक्ट था, चाहे आपका इंग्लिश का करेक्ट था। तो एट द एंड आपने अपना टोटल देखना है। तो इंग्लिश में कोशिश करना है कि आपने कोई मार्क्स जो है वो लूज इंशाल्लाह नहीं करना। द टीचर गेव अस होमवर्क। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, दिस इज माई ऑब्जेक्ट, दिस इज माई सब्जेक्ट, मैं इसको स्वैप करूंगा। ठीक है, तो होमवर्क स्टार्ट में चला जाएगा, होमवर्क, होमवर्क। अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो यहाँ पे वॉज आएगा, होमवर्क वॉज गिवन टू अस, गिवन टू अस बाय द टीचर। सो टीचर जो है वो पैसिव के अंदर एंड पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द शेफ कुक्ड अप द मील, इसको मैंने पहले भी ऐड किया था क्योंकि फेज 1 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो द शेफ कुक्ड द मील, द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ। अगेन वॉज क्यों मैं ऐड करूंगा, बिकॉज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सो इसकी वजह से वॉज आएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे मेंशन है, द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ। द कैट चेज द माउस, द माउस वॉज चेज्ड बाय द कैट। सो ये जो लास्ट टू थे तो दोनों एक ही जैसे हैं। द माउस स्टार्ट में आ जाएगा, वॉज क्यों, बिकॉज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉज चेज्ड बाय द कैट। तो मेटाफर बताना है आपने, इसमें से किस सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ मेटाफर। सो फॉर दोज डोंट हैव एन आइडिया रिलेटेड टू मेटाफर, मेटाफर में क्या होता है कि जब आप एक चीज को कोई दूसरी चीज कह देते हो, सो और इन विदाउट यूजिंग द कंपैरिजन प्रपोजिशंस लाइक, कोई उसमें आप लाइक का वर्ड यूज नहीं करते हो या एस का वर्ड यूज नहीं करते हो, तो ये मेटाफर होता है। अगर आप इन वर्ड्स का सहारा लेके दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो फिर उसको आप सिमिली कहते हो। ठीक है, सो दैट थिंग इज कॉल्ड अ सिमिली। लेकिन इफ यू डोंट हैव दीज वर्ड्स तो फिर जो है ये आपके पास मेटाफर कहलाएगा। सो वी नीड टू फाइंड आउट अ सेंटेंस जिसमें एक चीज को दूसरी चीज के तरह तो वो कह रहा है, बट वो बीच में लाइक का या एज का या कोई और कंपैरिजन के लिए वर्ड यूज नहीं कर रहा। सो दिस सेंटेंस, टाइम इज अ थीफ, so the time is a thief, it is a metaphor. Why? Because टाइम को उसने चोर कह दिया, टाइम को डायरेक्टली उसने थीफ कह दिया। उसने ये नहीं कहा कि टाइम इज लाइक अ थीफ। अगर वो ये कहता है कि टाइम इज लाइक अ थीफ तो फिर ये सिमली होता। बल्कि मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ऑल्दो मैंने पहले भी करवाए हुए हैं, लास्ट मॉक्स में भी करवाए हुए हैं, बिकॉज ये पेपर का हिस्सा होते हैं। टाइम इज लाइक अ थीफ, ठीक है, सो टाइम इज लाइक अ थीफ अगर होता ये तो ये फिर सिमली कहलाना था। सो दिस वुड हैव बीन अ सिमिली। सो सिमिलीज के अंदर क्या होगा कि कंपैरिजन के लिए किन्हीं वर्ड्स का जो है वो यूज किया जा रहा होगा। टाइम इज अ थीफ इज अ मेटाफर, क्यों, क्योंकि टाइम को डायरेक्टली उसने थीफ कह दिया। द विंड विस्पर्ड द सीक्रेट, द विंड विस्पर्ड सीक्रेट्स। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी मैं बता देता हूँ कि ये क्या चीज है। ये पर्सोनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग प्रॉपर्टी दे रहे होते हो। सो विस्परिंग करना इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। इंसान विस्पर करते हैं, इन सम केसेस कुछ एनिमल्स भी विस्परिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सो विंड जो है वो विस्पर नहीं करती है, सो द ना ही वो सीक्रेट स्पेल करती है। सीक्रेट्स रखना जो है वो इंसानों का काम है, लिविंग थिंग्स का नाम है, काम है। सो जब आप भी किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ऐसी प्रॉपर्टी उसके साथ एसोसिएट करते हो जो कि रिलेट करती है टू द ह्यूमंस, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन। So this sentence was an example of personification. So मैंने personification का concept भी clear कर दिया ताकि next question में issue ना हो। Her smile was as bright as the sun. अब मैंने बताया ना कि as का word use हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये simile है, comparison किया गया है, but डायरेक्टली ये नहीं किया गया कि वो ये कह देता, या एग्जामिनर आपको यहाँ पे ये मेंशन करता कि हर स्माइल इज ब्राइट एज द सन। ठीक है, तो वो फिर आपके पास क्या कहलाता है, ये मेटाफर कहलाता है। ये सिमिली है क्योंकि उसने उसको कंपैरिजन के लिए एज का या लाइक का वर्ड या कोई और इस तरीके का सिमिलर वर्ड यूज करेगा। अच्छा, द बिग ब्लैक बग बिट द बेयर। ठीक है, इसके ऊपर मैं आता हूँ वापस। ठीक है, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप एलिट्रेशन कहते हो। ठीक है, तो इनको आप क्या कहते हो, एलिट्रेशंस कहते हो। एलिट्रेशंस क्या होती हैं कि आपके पास सिमिलर साउंड्स जो हैं
लेकिन डिफरेंट वर्ड्स के अंदर एक सेंटेंस में रिपीट हो रहे होते हैं, इस प्रोसेस को आप जो है वो एलिट्रेशंस का नाम देते हो। देखो, द बिग ब्लैक बग बिट द बेयर, सो बाय, बी एल, बी, फिर अगेन बी का वर्ड यूज हो रहा है, तो सिमिलर साउंड के वर्ड जो है वो यूज हो रहे हैं, बट उनका मीनिंग डिफरेंट है, उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है। इसको जो है वो आप एलिट्रेशन कहते हो। तो मैंने आपको सारे जो आपके क्या कहेंगे, जो ग्रामेटिकल चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, कि जो डेफिनेशन बेस्ड पूछी जाती हैं, या आप ये कह सकते हो कि लिटरेरी डिवाइसेज ऐसी हैं कि जो कि पूछी जा सकती हैं, मैंने उनको आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक लिटरेरी डिवाइस जो उन्होंने इस दफ़ा ऐड किया, डैट इज हाइपर बोले। मैं पहले इसका भी कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं एग्जांपल्स को सॉल्व करता हूँ, इन एमसीक्यूज को मैं सॉल्व करता हूँ इंशाल्लाह। हाइपर बोले का मतलब ये होता है कि आप किसी ऐसे वर्ड को यूज़ करते हो जो कि लिटरल मीनिंग में जो है ना वो यूज़ नहीं होता, यानी लिटरल मीनिंग के अंदर यूज़ नहीं होता, बल्कि चीज़ों को स्ट्रेस देने के लिए यूज़ होता है। अगर ज़्यादा मैं ईजी बता दूँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को ये कहता हूँ कि आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू डू योर वर्क ऑन टाइम, ठीक है, या आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू बी इन माई क्लास ऑन टाइम। तो क्या है कि मैंने उसको कोई काउंट करके तो 1 मिलियन टाइम्स नहीं कहा ना, ये कि आपको मैंने पूरा काउंटिंग तो करके नहीं कहा कि जी आपको मैंने पूरा काउंट किया कि मैंने उसको 10 लाख दफ़ा ही बोला है मेरी क्लास में आने के लिए। ठीक है, मिलियन टाइम्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे वो एक हाइपरबोले के तौर पे यूज हो रहा है, लिटरल मीनिंग में यूज नहीं हो रहा, बल्कि स्ट्रेस देने के लिए जो है वो उसका यूज किया जा रहा है। So this is called hyperbole. So these are some literary devices या grammatical literary devices हैं जो कि पेपर के अंदर होती हैं, इनका कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे वो ये पूछा था कि मेटाफर क्या है, तो मेटाफर की द राइट चॉइस इज ऑप्शन ए, टाइम इज अ थीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा आइडेंटिफाई द सिमिली इन द सेंटेंस, ठीक है, आइडेंटिफाई द सिमिली इन द सेंटेंस, शी स्विम्स लाइक अ फिश, ठीक है। सो इसमें बेसिकली वो पूछना ये चाह रहा था कि कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई हुई है। सो इसके अंदर जो है ना सिमिली जो है वो यूज हुआ हुआ है, कैसे, बिकॉज लाइक का वर्ड जो है वो यूज हो रहा है। वो कहता, अगर वो ये कहता या ये मेंशन करता कि शी स्विम्स, बल्कि इसको तो मेटाफर उस तरह से लिखना थोड़ा सा अजीब ही लगेगा, बट शी सिम्स लाइक अ फिश, सो लाइक का वर्ड ये बता रहा है कि इट्स अ सिमिली। अगर लाइक का वर्ड एब्सेंट होता तो ये मेटाफर होता, ठीक है। व्हाट इज द हाइपर बोले इन द सेंटेंस, मैंने हाइपर बोले का अभी एक्सप्लेन किया है कि आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू क्लीन योर रूम, सो इज मिलियन टाइम्स इज योर हाइपर बोले। फाइंड द एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मैंने बताया कि सिमिलर साउंडिंग वर्ड जो हैं वो यूज होते हैं। तो द बिग ब्लैक बेयर ब्रोक द ब्रांच, सो बिग ब्लैक बेयर ब्रोक द ब्रांच, ठीक है। सो ये क्या है मेरे पास, ये पूरे का पूरा सेंटेंस ही एलिट्रेशन है, और इसके अंदर जो ये वर्ड है द बिग ब्लैक बेयर, ठीक है, ब्रोक, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी आ रही है उन वर्ड्स की जो कि सिमिलर साउंड कर रहे हैं या सिमिलर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट, सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं। सो द बिग ब्लैक बेयर ब्रोक इज द एलिट्रेशन हेयर, ठीक है। इसकी कोई मैं और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि शी इज कलेक्टिंग, शी इज कलेक्टिंग सी शेल्स, शी इज कलेक्टिंग सी शेल्स फ्रॉम द सी शोर। सो इस ये भी एक एलिट्रेशन है। वाई, बिकॉज के एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की जो है ना बार बार रेपिटेशन हो रही है, ठीक है। सो अलोंग द सी शोर शी इज कलेक्टिंग सी शेल्स, इस तरीके का कोई सेंटेंस आ जाता है। अच्छा, फिर ऐसे क्वेश्चंस भी आपके वेरिया के पेपर के अंदर थे फेज 1 के अंदर, इसलिए मैंने उनको ऐड किया है, और ये इस तरह के क्वेश्चन तो ईजी होते हैं। तो पूछ रहा है आपसे कि आपने एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा होता है ऑफ अ नाउन, ठीक है। इट्स क्वालिफाइंग द नाउन, इट्स वो उसी क्वालिटी के साथ जो है वो उसका कनेक्शन होता है, उसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा होता है। और नाउन क्या होता है, इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग मे बी। द डिलिशियस केक वाज बेक्ड बाय हर। सो अगर मैं एक ही सेंटेंस के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा दूं तो अगले क्वेश्चंस करना ज़्यादा इजी हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। सो डिलिशियस क्या है, केक यहाँ पे क्या है, केक हेयर इज अ नाउन, राइट। सो केक हेयर इज अ नाउन बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ थिंग, राइट। सो डिलिशियस का जो वर्ड है यहाँ पे वो इसी की क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा है कि द केक वाज डिलिशियस, राइट। सो द केक इज डिलिशियस, सो डिलिशियस इज द प्रॉपर्टी, तो ये हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव है। बेक्ड, बेक्ड यहाँ पे मेरे पास वर्ब है,
सो बेक्ड मेरे पास यहाँ पे वर्ब है। अच्छा, सिमिलरली एडवर्ब का कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है। सो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई करता है एक वर्ब को, ठीक है। सो एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई करता है एडवर्ब को, सॉरी वर्ब को। तो एडवर्ब जो है वो वर्ब की क्वालिटी बताता है और एडजेक्टिव जो है वो नाउन की क्वालिटी बताता है। आगे एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन आएगा, उसमें ऑप्शन से मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे डिलीशियस जो है इट इज द एडजेक्टिव जो हमने मेंशन करना था। अच्छा जी, सेंटेंस कंप्लीट करना है हमने, प्रपोजिशन ऐड करनी है। शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ये तो बहुत इजी था, मतलब ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। दे हैव बीन वेटिंग डैश द बस फॉर एन आवर, ठीक है। दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर आएगा, ठीक है, यहाँ पे फॉर आएगा। अच्छा देखो, सेंस और फॉर का यूज जो है ना, इसके बारे में यू शुड बी क्लियर। सो सेंस और फॉर जो है, सेंस और फॉर जो है इसका, इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो सेंस और फॉर जो है, सेंस आप वहां पे यूज करोगे जहां पे आपके पास जो मेंशन है टाइम का, वो एग्जैक्ट टाइम स्पैन मेंशन है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2018, राइट। सो सिंस द ईयर 2018, तो एग्जैक्टली टाइम स्पैन जो है ना वो यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर मैं ये कहता हूँ कि आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 6 ईयर्स, तो फिर यहाँ पे फॉर आएगा, ठीक है। सो 2018 से लेके 2014 ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और अब 2025 स्टार्टेड है, तो 6 ईयर्स बनते हैं, तो यहाँ पे फिर जो है फॉर का वर्ड जो है वो यूज होगा, ठीक है। सो आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर द लास्ट 6 ईयर्स, तो वहाँ पे फॉर आएगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2018, तो यहाँ पे सिंस आएगा। सेम गोज, आपने सेंस और फॉर के यूज को जो है ना वो देखना है कि इस तरह का वर्ड जो है वो पेपर के अंदर थे। सो आगे मैंने इस तरह का सेंस वाला ऐड किया, आई बीन लिविंग हियर सिंस 2010, ही सक्सीडेड थ्रू हिज हार्ड वर्क, वेरी इजी, ठीक है। विद हिज हार्ड वर्क, बहुत से स्टूडेंट इसको विद मेंशन करते हैं, सो विद नहीं है, यहाँ पे थ्रू है। सो ही सक्सीडेड थ्रू हिज हार्ड वर्क, राइट। सो ही सक्सीडेड थ्रू हिज हार्ड वर्क, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010, the teacher was pleased dash the students performance, for, at, with, by, so the teacher was pleased with the students performance. So now some other questions added in the English section as well. ये questions मैंने इस मॉक में इसलिए ऐड किए हैं कि they were also included in the जो फेज 1 के एग्जाम्स हुए हैं कराची लाहौर कैंपस में, और जो इस्लामाबाद कैंपस के अंदर 14 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसके अंदर भी ये इतने इजी से क्वेश्चंस थे। अच्छा, दिस क्वेश्चन इज अ बिट कंफ्यूजिंग, क्योंकि उसने चॉइसेस इतनी क्लोज दी हुई थी आपको कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि इसमें से करेक्ट जो स्पेलिंग्स हैं वो कौन से हैं। सो एम्बैरेसमेंट का आपने याद रखना है कि इसका जो करेक्ट स्पेलिंग बनते हैं उसमें आर भी ट्वाइस होता है, ठीक है। सो डबल आर एंड डबल एस जो है वो इसके अंदर मेंशन होगा। सो यू विल बी हैविंग द डबल आर एंड द डबल एस, दिस इज द राइट चॉइस। बल्कि ऑप्शन सी भी शायद मैं यही टाइप कर गया हूँ, ठीक है। लेकिन एम्बैरेसमेंट जो है उसके करेक्ट स्पेलिंग जो है वो यही बनते हैं। अच्छा, नो विच फ्रेज इज करेक्ट, अब आप कहोगे सर ने इतना इजी क्यों ऐड कर दिया भाई, पेपर के अंदर आ गया था, मैंने तो इसलिए ऐड किया है। सो नॉलेज इज अ पावर इज इनकरेक्ट, नॉलेज आर पावर भी नहीं होगा, बी आ पावर भी नहीं होगा। सो नॉलेज इज पावर इज द राइट आंसर हेयर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। So the next question, question number 3 is you have to find out the correct indirect speech for the given sentence. तो indirect जो नरेशंस हैं, अगर आप मेरा पिछला मैराथन जाके देखोगे इंग्लिश का, तो उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से उनको बताया हुआ, उनको एक्सप्लेन किया हुआ, उनको आप वहाँ से देख लो ताकि आपको सारे इसके रूल्स आ जाएं। सो मैं क्विकली बता देता हूँ। ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। सो ही सेड है, ही बता रहा है अपने बारे में। सो ही सेड दैट, ही सेड दैट, अब ही क्योंकि बता रहा है, सो आई विल बी चेंज इनटू ही आ जाएगा, ये एच विल बी स्मॉलर, ठीक है। ही सेड दैट ही, सो सेड यहाँ पे एम को इन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ले जाएगा। ही सेड दैट, ही पास्ट में ले जाएगा, ही वाज गोइंग टू द मार्केट, ही वाज गोइंग टू द मार्केट, राइट जी। अच्छा, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। अब आपने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाना है। शी सेड, नाउ डैट विल बी रिमूव्ड, इनडायरेक्ट में डैट नहीं होता,
इन्वर्टेड कोमास आ जाएंगे, डार्ट खत्म हो जाएगा, शी अपने बारे में बता रही है, सो आई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आई आ जाएगा यहाँ पे, और आई हैड कंप्लीटेड, आई हैड कंप्लीटेड माई हर, है ना, तो वापस माई में जाएगा, अपने बारे में बता रही है, माई होमवर्क, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। Choose the correct words to fill the blanks. The heavy rains will affect the crops, but the effect will be temporary. ठीक है, देखो ये जो इफेक्ट होता है ना, ये किसी चीज पे असर अंदाज होना हम जो कहते हैं ना, उसके बारे में होता है। ठीक है, यानी अगर मैं इफेक्ट और इफेक्ट का आपको डिफरेंस बताऊं, ठीक है, सो इफेक्ट और इफेक्ट का डिफरेंस मैं अगर आपको बताऊं, तो इफेक्ट इफेक्ट जो है, अगर आप इसको उर्दू में कहोगे ना, तो मैंने बताया ना कि किसी चीज के ऊपर असरअंदाज होना, और ये जो इफेक्ट होता है ना ए के साथ, इट्स यूज्ड एज अ वर्ब, यानी इम्पैक्ट बता रहा है। अब मेरे ध्यान में सही वर्ड आया कि इम्पैक्ट बता रहा है ये, ठीक है, इट्स टेलिंग द इम्पैक्ट। तो अ वर्ब बता रहा है जिसका इम्पैक्ट क्या है, जिसका इन्फ्लुएंस क्या है, ठीक है, वो चेंज क्या लेकर आ रहा है, इन अदर वर्ड्स वो चेंज क्या लेकर आ रहा है। ये वाला जो इफेक्ट है, ये एज अ नाउन यूज होता है। ठीक है, ये वाला जो इफेक्ट है ना ई के साथ, इट्स यूज्ड एज अ नाउन, ये एक रिजल्ट बताता है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसकी वजह से हुआ क्या है। तो हैवी रेन्स का इफेक्ट बता रहा है, पहले में इम्पैक्ट है, और फिर उसका रिजल्ट आ रहा है, उसकी वजह से हुआ क्या है। सो द हैवी रेन्स यहाँ पे इफेक्ट आएगा, और यहाँ पे इफेक्ट आएगा। सो द हैवी रेन्स will affect the crops, but the effect will be temporary. What is the synonym of the word fortified? So fortified का synonym आपने बताना है। fortified का synonym होगा किसी भी चीज को strengthen करना, तो strengthened will be the synonym of this word. So another synonym which was also there in the phase 1 exams, जो पूछा गया proficient. Proficient का मतलब होता है somebody who is very expert or very skilled in his field. ठीक है, तो हम किसी को कहेंगे इज अ प्रोफेशनल टीचर, यानी इज वेरी स्किल्ड टीचर, वो अपने अपने स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है, ठीक है, या वो चीज़ें दूसरों को समझा सकता है। सो प्रोफेशंट इज एक्सपर्ट। सो सिनोनिम पूछा गया था यहाँ पे प्रोफेशंट का। सो दीज वर द क्वेश्चंस जो कि आज के मॉक में इंक्लूडेड हैं, वो पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं, यानी पास्ट पेपर तो बैरी अपने रिवील नहीं करता, बट जो फेज 1 के अंदर आए हैं इस ईयर, पर्टिकुलरली इस ईयर के, ये जो अभी 2025 स्प्रिंग 2025 के ईयर की भी बात आप मत करो, ये जो स्प्रिंग 2025 के फेज 1 के सेशंस हुए हैं, उसके रिपीटेड क्वेश्चंस को मैंने ऐड किया हुआ है। सेम गोज जीके का, जो कुछ मेरे पास स्टूडेंट फीडबैक के ऊपर चीजें एडेड हैं, अब हम उसको सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। सो नाउ द जनरल नॉलेज पोर्शन अगेन, आज के लेक्चर के अंदर जो फेज 1 के अंदर जीके से रेलेवेंट चीजें आई हैं, उनको मैंने ऐड किया, सो मैं इसको क्विकली करवाता हूँ। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि हु डिस्कवर्ड इंडिया? सो वास्को डे गामा वाज अ पोर्चुगीज ट्रैवलर हु डिस्कवर्ड India. How many countries are members of SARC? This was also asked in the phase 1 exam. So there are 8 countries who are the member of SARC. SARC is the South Asian Association for Regional Cooperation. Which is the driest desert in the world? So the driest desert in the world is, so Atacama Desert is the driest desert in the world. The next question is, which company was the most budgeted in the 1990s? थोड़ा सा एक strange question है, but anyways it was in the phase 1 exams कि which was the most budgeted company in the 1990s, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू या बजट जो था वो सबसे ज़्यादा था। तो जनरल मोटर्स GM was the most budgeted companies in the decade of the 1990s. The next question was, what is the most uh, hottest inhabited place in the world? So you need to tell a place which is most uh, hottest but still is inhabited by the people. So that is in Dalal, Ethiopia. It is the most hottest inhabited place in the world. What is the plateau known as the roof of the world? So roof of the world जो है वो आप किस plateau को कहते हो? So the Deccan plateau, sorry, the Tibetan plateau is known as the roof of the world क्योंकि ये बहुत ज़्यादा height पे है, it's heighted. So due to its height from the sea level, this is called the roof of the world. So remember repeated questions और the phase 1 के अंदर जो questions repeat हुए हैं इन द बैरिया के जनरल नॉलेज का सेक्शन, उनको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। CIA is the intelligence agency of which country? So CIA is the intelligence agency of United States of America. This was one easy. Which country shares the most longest border with Pakistan? So India shares the most longest border with Pakistan.
So most of the students think that Afghanistan is shares the longest border with Pakistan. No, India shares the most longest length of border with Pakistan. What is the approximate percentage of oxygen in Earth's atmosphere? So approximately there is 21% oxygen in the Earth's atmosphere. And by the way, this question was also there in the exam, which is the most abundant gas in the air. So the most abundant gas in the air is nitrogen, right? So 70 something percent or 73% approximately जो वो nitrogen जो है that is present in the air. Who is credited for inventing electricity? So who is credited for inventing electricity? So Nikola Tesla is credited for inventing electricity. So the next question from the repeated general knowledge questions from phase 1. याद रखिएगा general knowledge questions are an essential part of the entrance test. CBT entrance test Bavaria का है for business and management studies, for the media studies, psychology, etc. So who is credited with inventing electricity? So Benjamin Franklin is credited with inventing electricity. Who was the first president of United States of America? So George Washington was the first president of United States of America. What is the capital of Nepal? Kathmandu, the capital of Nepal. Where is the headquarters of the Pakistan Air Force located? So the headquarters of Pakistan Air Force is located in Islamabad. What is the currency of Israel called? So the currency of Israel is called shekel. What is the capital of Turkey? So Istanbul, Ankara, Izmir, or Antalya. So the capital of Turkey is Ankara. So most of the students they think that Istanbul is the capital of Turkey. No, Ankara is the capital of Turkey. Who is the current president of Canada? So Justin Trudeau is currently the president of Canada. India lies on the eastern side of Pakistan, which is the world's smallest country by area. So smallest country by area and both the population is Vatican City. What is the longest river in the world? The longest river in the world is River Nile. So Amazon is the largest river. Why? Because it caters more water as compared to Nile. But lengthwise, जो flow wise Nile है उसकी जो length है वो बाकी river से ज़्यादा है, and that is approximately 6650 kilometers length है इसकी, या almost 6700 kilometers की इसकी length है. So longest river is Nile. So now let us move. So बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो नाउ द फेज 1 के अंदर जो इस दफ़ा स्प्रिंग 2025 का टेस्ट है उसकी कुछ क्वेश्चन जो मैंने स्टूडेंट फीडबैक के ऊपर गैदर किए हैं उनको मैंने ऐड किया ताकि आप फेज 2 की अपनी अच्छी प्रेप कर सको इंशाल्लाह. तो एक बात मैं पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में आप सबको बता चुका हूँ कि फिजिक्स के अंदर कोई बहुत डीप डाउन कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में रहेगा. वर्क डन हो गया आपका, टॉर्क हो गया आपका, उसकी कंडीशंस हो जाएंगी. सिमिलरली न्यूटन के लॉज हो जाएंगे, मोमेंटम हो गया, ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे. सिंपल हार्मोनिक मोशन के, सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं. और उसके साथ साथ जो है ये ऐड करता है इसके अंदर आपका जो सेकेंड ईयर में से रेजिस्टेंसेस के, कैपेसिटेंसेस के कॉन्सेप्ट को करेगा. ओम्स लॉ आ जाता है, या कोई फिजन या फ्यूजन की डेफिनेशन बेस्ड चीज जो है ये पूछी हुई होती है. तो इसको स्टार्ट करते हैं. दिस क्वेश्चन वाज रिपीटेड इन द फेज 1 क्वेश्चंस. व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स? फोर्स की डायमेंशन पूछी गई थी. सो वी नो दैट फोर्स का जो फार्मूला होता है दैट इज F इज इक्वल्स टू m इनटू a. नाउ m की मैं डायमेंशन प्लग इन कर लूंगा. m मैस है, इसके डायमेंशन इज कैपिटल M. एक्सेलरेशन की डायमेंशन देखिए, अगर आपको डायमेंशन पुट करने में डिफिकल्टी है सो ये ट्रिक आपने याद रखनी है कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. सो मीटर की डायमेंशन लेंथ हो जाएगी, सेकंड यूनिट टाइम क्या उसकी डायमेंशन t हो जाएगी LT-2. सो MLT-2 विल बी द डायमेंशन ऑफ द फोर्स. तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में से काफी ज्यादा डिफिकल्ट डायमेंशन करवाई हुई है, लेकिन दिस आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन हुए हैं जो कि डिटो वर इन द फेज 1, तो मैंने उनको ऐड किया हुआ है. विच आर द फॉलोइंग इज द सिस्टम एंड नेशनल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? अब इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता. अभी सिस्टम एंड नेशनल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा हुआ है, बल्कि मैं रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि V इज इक्वल टू IR होता है, और R की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स दैट इज V बाय I. तो समटाइम्स अगर वो ये पूछे कि 1 ओम किसके इक्वल है, तो 1 ओम इज 1 वोल्ट बाय 1 एम्पेयर. सो वोल्ट पर एम्पेयर इज इक्वल टू ओम्स.
सिमिलरली प्रीवियस ईयर्स के टेस्ट के अंदर टेस्ला के बारे में पूछा गया था। सो टेस्ला जो है दैट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, और इसकी वैल्यू क्या होती है मैं बता देता हूँ। देखिए एफ इज इक्वल टू आई एल बी होता है, आई एल क्रॉस बी साइन अल्फा होता है। मैं साइन अल्फा को नहीं ले रहा क्योंकि मैं यूनिट ड्राइव करने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं वो रेशियोज होती हैं, उनका यूनिट नहीं होता। तो दिस विल बी एफ बाय आई एल। सो एफ का यूनिट इज न्यूटन and I is current, current का यूनिट इज एम्पेयर, लेंथ का यूनिट इज मीटर। सो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। सो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हेनरी जो है वो यूनिट है आपके पास, हेनरी जो है वो आपके पास यूनिट है इंडक्टेंस का, ठीक है, इंडक्टेंस का यूनिट है आपके पास, जिस तरह रेजिस्टेंस और कैपेसिटर आपके पास है इसी तरीके से। और वेबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का आपके पास यूनिट है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट करंट, म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस, सुपर कंडक्टिविटी। देखिए डायरेक्ट करंट के तो अगर आप ट्रांसफार्मर को देते हो तो ट्रांसफार्मर तो कभी वर्क ही नहीं करता, ठीक है। ट्रांसफार्मर वर्क ही करता है ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि यही कहता है कि जब आप कॉइल में से फ्लक्स को चेंज करोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को या मैग्नेटिक फ्लक्स को आप चेंज करोगे, तो वो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। सो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो डायरेक्ट करंट तो कभी भी नहीं कर सकता क्योंकि उसमें वैल्यूज चेंज नहीं हो रही होती। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर के अंदर होता है क्या, यू हैव टू कॉइल्स, वन इज द प्राइमरी कॉइल एंड द अदर वन इज द सेकेंडरी कॉइल, एंड यू चेंज द फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल, या वोल्टेज की वैल्यू को या करंट की वैल्यू को आप चेंज करते हैं तो प्राइमरी कॉइल, एज अ रिजल्ट आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसमें से भी पास ऑन होती हैं, और इस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें से भी पास ऑन होती हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंड्यूस होती है, वोल्टेज इंड्यूस होती है या करंट इंड्यूस होता है, जो भी आप इसको कहोगे। तो म्यूचुअल इंडक्शन का ये प्रिंसिपल है। Which force acts toward the center in the uniform circular motion? This was the exact, यही क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा सर्कुलर मोशन के एक दो क्वेश्चन और भी है, मैं साथ ही ऐड कर देता हूँ। देखिए जब भी एक बॉडी सर्कुलर फील्ड के अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर जो है वो मूव कर रही होती है, फॉर एग्जांपल इट्स दिस, एक मेरे पास कोई ज्यूमिंग का सर्कल यहाँ पे, अगर थोड़ा सा सेंटर इसका आगे पीछे हो गया, ठीक है। एक मैंने क्या किया हुआ है कि आई हैव अ स्टोन अटैच टू अ रोप, और मैं इसको व्हील कर रहा हूँ, इसको मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ। तो जब ये सर्कुलर पाथ में रहेगा तो एक फोर्स होती है जो कि इसको सर्कुलर पाथ में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कल को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल खींचती है, ठीक है। और इसी की ऑपोजिट न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक ऑपोजिट इक्वल जो रिएक्शनल फोर्स होती है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि उसको बाहर की तरफ जो है वो खींचती है। तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एक से दो एमसीक्यूज, एक एमसीक्यू तो एटलीस्ट होता है फिजिक्स, मैंने बता रहा हूँ कि बार बार कितनी कोई डिफिकल्ट नहीं होती। तो इस दफा कॉन्सेप्ट ऐसा भी था जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स को पूछा गया, बल्कि एक स्टूडेंट ने मुझे ये फीडबैक दिया था कि क्वेश्चन वाज लाइक दिस, ये क्वेश्चन सुन लो आप लोग, कि क्वेश्चन वाज लाइक दिस कि जी वो कौन सी फोर्स है जो कि जो है वो रिएक्शनल फोर्स है टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द रिएक्शनल फोर्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके अलावा एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट का ये भी आया था कि अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो आप उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे कैसे बताओगे। देखो जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो सर्कुलर पाथ में मूव, ये वाला क्वेश्चन बाय द वे मैं पहले करवा भी चुका हूँ कि ये जो डायरेक्शन वाला, तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो आप उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो। किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो उस पॉइंट की डायरेक्शन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस फर्स्ट पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, ये इस पॉइंट की डायरेक्शन बता रहा है। अब यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी डायरेक्शन निकालने के लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। और टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल को किस सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती है, और उसके रेडियस के जो है वो 90 डिग्री के ऊपर होती है, उसके रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। तो इस पॉइंट के ऊपर ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट के ऊपर इसकी ये डायरेक्शन है, अगर यूं जा रहा होगा तो इसकी ये डायरेक्शन होगी। तो दिस इज हाउ के सर्कुलर पाथ के अंदर जो है वो इनकी डायरेक्शन होगी। तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड या सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिलेटेड इस तरह के ही एमसीक्यूज थे फेज 1 में स्प्रिंग 2025 के एडमिशन इनटेक के। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स इन एक्सपेरिमेंट्स। देखिए ह्यूमन एरर जो होता है ना, इसको आप जो है वो पर्सनल एरर का नाम देते हो कि आप रीडिंग ले रहे थे बट आपने क्या किया कि जो मैथडोलॉजी थी उसको या मैकेनिज्म जो था या जो स्टेप्स थे रीडिंग लेने के उनको आपने कवर अप नहीं किया। तो एरर्स समटाइम्स होते हैं, इसलिए मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ह्यूमन एरर्स जो हैं वो पर्सनल एरर्स कहलाते हैं, ठीक है। फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से यस जो एरर होता है ये सिस्टमैटिक एरर कहलाता है। सिस्टमैटिक एरर इसको इसलिए ये कहते हैं कि बिकॉज इट सिस्टमैटिकली एंड इक्वली इफेक्ट्स ऑल द रीडिंग्स equally which are taken by a
विच आर टेकन बाय एन अपरेटस। सो किसी भी एक अपरेटस से जब आप या किसी एक इंस्ट्रूमेंट से या डिवाइस से जो आप जितनी भी रीडिंग्स लोगे उन सारी रीडिंग्स को इक्वली और एग्जैक्टली इफेक्ट करेगा। तो इसलिए आप जो है वो इसको नाम देते हो सिस्टमैटिक एरर का। इसमें आपके जीरो एरर्स भी सिस्टमैटिक एरर के अंदर ही आ जाते हैं, क्योंकि अगर एक रीडिंग मैंने ली, एक रीडिंग किसी और पर्सन ने ली, एक रीडिंग किसी थर्ड पर्सन ने ली फ्रॉम द सेम अपरेटस और उस अपरेटस के अंदर सेम जीरो एरर है, तो हमारी रीडिंग्स को इक्वली इफेक्ट करेगा। तो दिस इज वाई इसको आप सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। रैंडम फ्लक्चुएशंस क्या होती हैं? रैंडम रीजन की वजह से होती हैं। आपने पहली रीडिंग ली और वैल्यू आ रही थी, सेकंड रीडिंग ली और आ रही थी, और ये एनवायरमेंटल चेंजेस या फैक्टर्स की वजह से होती है। आपका टेम्परेचर चेंज हो गया, आपका जो है वो प्रेशर चेंज हो गया, इसकी वजह से मेटल्स जो है वो कंडक्टर है हीट के, हो सकता है कि वो सुबह के टाइम जब आपने रीडिंग ली थी तो टेम्परेचर लो था, दोपहर को थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज था, थोड़ा सा वैल्यू के अंदर डिफरेंस आ सकता है। तो एनवायरमेंटल चेंजेस या कंडीशन जो एरर्स आते हैं उनको आप रैंडम एरर्स कहते हो। तो एनीवेज इस क्वेश्चन का आंसर वाज, तो पूछ रहा था आपसे कि सिस्टमैटिक एरर्स क्या है। सो सिस्टमैटिक एरर स्टूडेंट्स आर ड्यू टू द रीजन ऑफ द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स एंड दे इक्वली इफेक्ट ऑल द रीडिंग्स। एसएचएम से रिलेटेड बहुत बेसिक से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। पूछा आपसे कि जी इन विच इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आपकी जो एक्सेलरेशन है वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी? क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी वेलोसिटी के, स्केयर ऑफ द वेलोसिटी के, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के, क्यूब ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट के? तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन ये है कि द टाइप ऑफ मोशन इन विच द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। एंड ये नेगेटिव साइन क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। सो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। सो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन की तरफ जो है ये डायरेक्टेड होता है आपके पास, ठीक है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा इस दफ़ा कुछ क्वेश्चन ऐसा था, एक था कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन ऐसे भी थे कि उसने ये पूछा हुआ था कि टाइम पीरियड है मेरे पास सिंपल पेंडुलम का, और उसमें मैं लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये बताओ कि नया टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला डैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सो टी, रिमेंबर टी के फॉर्मूला के अंदर मैंने लेंथ को अब 4 टाइम्स कर दिया। सो प्रीवियसली इट वाज एल, नाउ आई एम प्लगिंग इन द वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स ऑफ एल बाई जी। सो 4 टाइम्स ऑफ एल जब मैं अंडर रूट 4 लूंगा, तो स्टूडेंट जब मैं अंडर रूट 4 लूंगा सो इट विल बिकम 2। सो 2 को मैंने ब्रैकेट से बाहर ले लिया, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी को मैंने आज इट इज रहने दिया। तो पता ये चला कि अगर मैं सिंपल पेंडुलम के केस में अपनी लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज करूंगा, तो मेरा जो टाइम पीरियड है दैट विल बिकम ट्वाइस द ओरिजिनल टाइम पीरियड, बिकॉज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इज द ओरिजिनल टाइम पीरियड ना। तो इट्स द ओरिजिनल टाइम पीरियड, सो दिस इज 2t आ जाएगा आपके पास। सो द न्यू टाइम पीरियड इज ट्वाइस द प्रीवियस टाइम पीरियड। सो आपने एक और बात जो आप एहतियातन याद रख लो, ठीक है। वैसे तो पिछले लेक्चर्स के अंदर बहुत सारा कंटेंट मैंने कवर किया हुआ है, बट क्योंकि हम रिपीटेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो आप फॉर्मूला डू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर द मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग सिस्टम। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मास अटैच्ड टू द मास अटैच्ड टू स्प्रिंग सिस्टम का फॉर्मूला भी मैंने जो है ना वो इसमें ऐड कर दिया है। सो मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग सिस्टम का फॉर्मूला भी इसके अंदर एडेड है, ऐड कर दिया। उसमें भी अगर वो एम को चेंज करता है या करता है तो वो पूछता है, तो वो आप जो है वो इसको बता सकते हो। बाय द वे के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अच्छा, इस तरह का भी प्रीवियस ईयर्स के अंदर, इस दफ़ा फेज 1 में तो मुझे किसी ने नहीं बताया, हो सकता है किसी का आया हुआ हो। फॉल 2024 के जो एडमिशन थे उसके अंदर एक मेरे पास एक क्वेश्चन गैदर हुआ है, जो पूल ऑफ क्वेश्चन मैंने अरेंज किया हुआ उसमें ये था कि क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो मैश अटैच हुआ स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है, ग्रेविटेशनल वैल्यू जो है वो चेंज हुई है, तो आप ये बताओ कि मैश अटैच हुआ स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। देखिए मैश अटैच हुआ स्प्रिंग सिस्टम का फॉर्मूला इज 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। सो ग्रेविटी को चेंज करने से इसके टाइम पीरियड के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है। और फिर एक जगह पे रिलेशनशिप पूछा गया था, टाइम पीरियड गिवन था, और टाइम पीरियड वाज गिवन एज अ 2 सेकंड्स, और पूछा ये गया था एक स्टूडेंट से कि आप ये बता दो, एक क्वेश्चन ये था कि भाई टाइम पीरियड आपका 2 सेकंड्स है, आप बता दो फ्रीक्वेंसी क्या है। सो वी ऑल नो दैट फ्रीक्वेंसी द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1/2 कर दोगे तो दिस द फ्रीक्वेंसी विल बी 0.5 हर्ट्ज। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर देयर इन द फेज 1। एंड जो फॉल 2024 का जो अभी जो रिसेंट प्रीवियस पेपर्स हुए हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के, CS के या इंजीनियरिंग वगैरह के, जहाँ पे भी फिजिक्स होती है, तो उसमें SHM से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस थे। तो टाइम पीरियड मैश अटैच्ड टू स्प्रिंग सिस्टम का भी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड ऑफ द
सिंपल पेंडुलम का भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। वो क्वेश्चन ये था, इट्स ऑलरेडी मेंशन विद मी, कि मून के ऊपर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। भाई डेफिनेटली मून के ऊपर टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का इंक्रीज हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि मून के ऊपर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो g/6 है, दैट इज 1/6 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटी ऑन अर्थ। सो अप्रोक्सीमेटली वहां पे जो वैल्यू है 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जब आप डिनोमिनेटर में एक स्मॉलर वैल्यू लेकर आओगे तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है t इज इक्वल टू 2π√L/g की, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ग्रेविटी में स्मॉलर वैल्यू लेके आओगे तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर में अगर स्मॉलर वैल्यू है तो t की वैल्यू विल इंक्रीज, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है इस दफा फेज 1 का। कह रहे हैं कि विच मटेरियल इज यूज टू कंट्रोल द फिजन रिएक्शन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। सो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फिजन रिएक्शन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड्स लगे हुए होते हैं, और वो कंट्रोल रॉड्स दो मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। एक मटेरियल उसके अंदर बोरॉन है, ठीक है, और सेकंड मटेरियल समटाइम्स उसके अंदर कैडमियम के रॉड्स भी यूज होते हैं। बल्कि मोस्टली जो है वो पहले तो कैडमियम के रॉड्स ही यूज होते थे, बाद में बोरॉन में भी ये चीज़ पता चला। सो कैडमियम यूज एज कंट्रोल रॉड। सो फिजन और फ्यूजन को मैं क्विकली बता देता हूँ, क्योंकि इनके के डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो पेपर के अंदर इंक्लूडेड हो सकते हैं। सो फिजन इज अ टाइप ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन जिसके अंदर आपके पास क्या होगा कि दो स्मॉलर जो एक एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया गया था विद यूरेनियम, एंड द साइंटिस्ट वर ऑफ एन आइडिया कि यूरेनियम उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बल्कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके अंदर होता क्या है, फिजन की मैं डेफिनेशन बता देता हूँ कि जो एक लार्जर न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस होता है, इट स्प्लिट्स अप इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियसेस। इसके केस में, यूरेनियम के केस में, ये क्रिप्टॉन और बेरियम बनाता है, प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, सो फिजन या फ्यूजन रिएक्शन के अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है रिलीज होती है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है। और जो आपके पास तीन फर्दर न्यूट्रॉन्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम वन न्यूट्रॉन, थ्री मोर न्यूट्रॉन्स वर क्रिएटेड, और वो फिर क्या करते हैं कि वो वन से पहले थ्री हुए हैं, फिर थ्री से फिर वो नाइन हो जाएंगे, फिर नाइन से जो है वो 27 हो जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाता है। तो कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं आप, कैडमियम के आगे रॉड्स लगाए हुए होते हैं या बोरॉन के रॉड्स लगाए होते हैं, वो इन सरप्लस न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आप फिजन रिएक्शन को कंट्रोल कर लेते हो, उसको अनकंट्रोल से कंट्रोल में ले जाते हो। फ्यूजन में क्या होता है कि टू स्मॉलर न्यूक्लियाई दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर न्यूक्लियर, दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। हाफ लाइफ को एहतियातन देख लो, ठीक है। हाफ लाइफ का फेज 1 में तो कोई क्वेश्चन नहीं था, बट मैं फिर भी बता देता हूँ क्योंकि फिजन और फ्यूजन की डेफिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट थे। हाफ लाइफ क्या होता है, इट इज अ टाइम कि जब आपका एक रेडियो एक्टिव मटेरियल में से ट्रांसम्यूटेशन इमिट होती रहती हैं, न्यूक्लियर रेडिएशन इमिट होती रहती हैं। सो कितने टाइम के बाद उसका जो मटेरियल दैट विल रिमेन एज वन हाफ, दैट टाइम इज नोन एज हाफ लाइफ। सो इस टाइम को आप जो है वो हाफ लाइफ का टाइम जो है वो देते हो, कितने टाइम के बाद उसका वन हाफ रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है फॉर एग्जांपल, और उसका जो 3200 ईयर्स के बाद वो कितना रह जाएगा, अगर उसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड जो है डैट इज 1600 ईयर्स। सो आई हैव अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मैं फिर बता देता हूँ, जिसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड इज 1600 ईयर्स। 3200 ईयर्स के बाद वो कितना मटेरियल जो है वो लेफ्ट होगा। सो 3200 का मतलब क्या है कि टू हाफ लाइफ गुजरी हैं, क्योंकि वन हाफ लाइफ इज ऑफ 1600। सो टोटल टाइम को एक हाफ लाइफ से आप डिवाइड कर दोगे, सो यू विल हैव टू हाफ लाइफ टाइम पीरियड्स। जब टू हाफ लाइफ टाइम पीरियड्स गुजरे हैं, इसका मतलब है कि वन हाफ के बाद तो 1/2 रह जाता है। सो टू हाफ लाइफ का मतलब है आप 1/2 की उतनी पावर कर दोगे जितने हाफ लाइफ गुजरे हैं, सो 1/4 रह जाएगा ये। सो अपने अगर क्वांटिटी शुरू में लेट से उसकी 100 ग्राम्स थी, और 3200 ईयर्स के बाद इट विल बी लेफ्ट बाय 25 ग्राम, क्योंकि 1/4 हो जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, जो कि उसी से रेलिवेंट कॉन्सेप्ट भी करवा दिया ताकि क्विकली शॉर्ट टाइम में फिजिक्स की प्रिपरेशन जो है वो हो जाए। टॉर्क, वर्क डन, इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस पेपर के अंदर एसेंशियली होते हैं। नॉट ओनली कि आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, बट आई विल आल्सो बी एडिंग अ फ्यू क्वेश्चंस, साथ ही मैं इसमें करवा देता हूँ जो कि फेज 1 में थे। टॉर्क इज डिफाइंड एज, टॉर्क को आप कैसे डिफाइन करते हो, ये मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द मोमेंट ऑफ, एंड इट इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ठीक है, सो टॉर्क को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स होता है। सो टॉर्क इज एफ क्रॉस आर, तो इट इज एफ आर साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है ना। एंड टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
ठीक है, टॉर्क में क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। रिमेंबर, ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर एसेंशियली पूछे जाते हैं कि क्या वेक्टर था या क्या स्केलर था। ऐसे फेज 1 के अंदर क्वेश्चन भी थे कि क्वांटिटी गिवन होती है, आपसे पूछ लिया जाता है कि वेक्टर है, स्केलर है, या इसका यूनिट बता दो। जैसे मैंने आज के लेक्चर में ऊपर यूनिट से क्वेश्चंस को ऐड किया है, क्योंकि ये प्रीवियस फेज 1 के क्वेश्चंस की है, तो इसी से रेलिवेंट कुछ और क्वेश्चंस भी थे इस दफ़ा वर्क डन से रिलेटेड। पहले मैं उनको सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट्स मैं आपको दे देता हूँ, फिर मैं आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज कि उसने ये दिया हुआ था इस दफ़ा कि वर्क डन जो है वो मिनिमम कब होगा। सो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। सो अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो और बॉडी डिस्प्लेसमेंट जो कवर करती है दैट इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन आपका जो है वो आपके पास जीरो हो जाता है। सो एफ डी कॉस ऑफ 90, सो कॉस 90 इज जीरो, वर्क डन वाज जीरो। क्वेश्चन में ये था, आपसे पूछा ये गया था कि आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रही है, आप ये बताओ कि वर्क डन जीरो के सिचुएशन में हो सकता है। अगर तो बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है और बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रही है, तो वर्क डन उस केस में बॉडी के ऊपर जीरो तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स, क्योंकि कॉस 91 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का मैं एक सेकंड फॉर्म भी बता देता हूं, अगर ये इस तरह से आ जाए तो देखिए वर्क डन जो है ना, जीरो तब भी हो सकता है कि बॉडी के ऊपर कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है, तो वर्क डन होगा ही नहीं। तो फोर्स ही अप्लाई नहीं की, एक बॉडी पड़ी हुई है, उस पर कोई किसी ने फोर्स अप्लाई की नहीं, वर्क डन इज जीरो। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि वो यूं भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं एक ही जैसे पूल ऑफ क्वेश्चन के अंदर, कि आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो बट वर्क डन जीरो है, एंगल डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ हमें नहीं पता, एंगल की हम बात ही नहीं कर रहे, एंगल भी जो है ना वो कह रहा है कि 90 डिग्री नहीं है। क्वेश्चन ये मैंने बना दिया कि एंगल थीटा इज नॉट 90 डिग्री, फोर्स भी अप्लाई हो रही है, तो वर्क डन आपका जीरो है। क्यों जीरो होगा भाई, बॉडी बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट ही कवर नहीं की। एक वॉल है फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने ब्लू में ड्रॉ किया, ये वॉल है, इसके ऊपर आप जितनी मर्जी फोर्स लगा लो, आप वॉल को तो नहीं अपनी जगह से हटा सकते। सो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी है ना, तो चाहे एंगल 90 डिग्री ना भी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर एंगल 90 डिग्री ना भी हो, तो आपके पास क्या है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उस केस में भी तो वर्क डन आपके पास जीरो होगा। सो दीज वर द टू क्वेश्चंस जो कि वर्क डन से रिलेटेड थे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे, दे वर द लकी वंस, कि जिनको बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया था कि फोर्स गिवन थी, डिस्प्लेसमेंट गिवन थी, और कहा गया था कि वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो सिंपली मल्टीप्लाई करना था और वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन वाज देयर इन द एग्जाम के विच न्यूटन लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। सो लॉ ऑफ इनर्शिया मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता दिया था, मैंने ये क्वेश्चन ऐड भी किया था। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी है बॉडी की, इनर्शिया दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट इन इट्स एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, और स्टेट ऑफ जो उसकी चेंज ऑफ स्टेट है उसको रेजिस्ट करेगा। अगर एक बॉडी रेस्ट में, मैं उसको मोशन में लेके जाना चाहता हूँ, मोशन में मैं उसको रेस्ट में लाना चाहता हूँ, वो उसको चेंज नहीं होने देगा। ये इनर्शिया, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी विच इज डिपेंडेंट अपॉन, ये भी एक एमसीक्यू था कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी विच इज डिपेंडेंट अपॉन मास, तो ग्रेटर इज द मास द ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द इनर्शिया। सो दिस इज हाउ दिस इज these were the types of the questions which were related to आपका वर्क डन और टॉर्क थे। अच्छा, फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे बीच में, बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन था कि क्वेश्चन भी पूछे गए थे फेज 1 के अंदर कि आपने मोमेंटम वहाँ पे जो है उसकी वैल्यू बतानी थी। तो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये अमाउंट ऑफ मोशन या क्वांटिटी ऑफ मोशन, आप ये कहोगे, अमाउंट तो नहीं कहोगे, क्वांटिटी ऑफ मोशन इनसाइड अ बॉडी जो है वो बता रहा होता है। सो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है इनसाइड अ बॉडी। सो फेज 1 के प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर इस तरह की चीज़ें थी जो फेज 1 के क्वेश्चन थे। तो फेज 2 के लिए इनको आपने असेंशियली कवर करना है ताकि इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ओम्स लॉ पूछा गया था, अब ट्विस्ट करके पूछा हुआ था। देखो ओम्स लॉ की जो वैल्यू है ना डैट इज वी इज इक्वल टू आई आर, अगर मैं उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करूं। और ओम्स लॉ आपको कहता क्या है, ओम्स लॉ आपको ये कहता है कि वोल्टेज एंड करंट आर प्रोपोर्शनल टू वन एनदर, ठीक है। और ओम्स लॉ की कंडीशंस क्या होती हैं, मैं कंडीशंस भी बता देता हूं, क्योंकि एक स्टूडेंट का फीडबैक मेरे पास ये आया हुआ है कि जी मेरे से ओम्स लॉ की कंडीशंस पूछी गई थी। तो ओम्स लॉ की टू कंडीशंस होती हैं, एक तो ये है कि टेम्परेचर चेंज ना हो बॉडी का, सेकंड कंडीशन उसकी ये होती है कि बॉडी की जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज ना हो। सो बॉडी में कोई फिजिकल स्टेट में उसमें चेंज ना आए, प्लस बॉडी का टेम्परेचर चेंज ना हो, तो उन्हीं
उसी केस के अंदर ओम्स लॉ जो है वो आपका अप्लाई होता है। दीज आर द मैंडेटरी कंडीशंस ऑफ ओम्स लॉ विच नीडेड टू बी फॉलोड। सो ओम्स लॉ कहता है क्या है, वोल्टेज एंड करंट आर प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, दैट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। आर का यूनिट मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ओम है। मैंने ये भी बताया कि 1 ओम इज 1 वोल्ट बाय 1 वोल्ट बाय 1 एम्पेयर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। वाई, उसने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके मेंशन किया है। देखो अगर मैं आई की वैल्यू के लिए इसको सेपरेट करता हूँ स्टूडेंट्स, तो दिस विल बिकम आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो बहुत इजी क्योंकि फिजिक्स होती है यहाँ पे। सो आई इज इक्वल टू वी बाय आर जो है वो पूछा गया है। वी इन टू आई आर है, वी बाय आर नहीं है। सो आई इज इक्वल टू वी आर, दिस इज द करेक्ट रिलेशनशिप। बाकी तीनों रिलेशनशिप दे आर रॉन्ग। ठीक है, ओम्स लॉ की कंडीशंस को लाजमी देख लेना, आ सकती हैं पेपर में। अच्छा जी, फिर मैं बताता हूँ कि दोज क्वेश्चन विच वर रिलेटेड टू रेजिस्टेंसेस एंड कैपेसिटेंसेस, उन पे मैं आता हूँ। पहले मैं इसको करवा दूँ। आपको कह रहे हैं कि ये तो डिटो क्वेश्चन आया हुआ है फेज 1 में कि इफ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूव्ड बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। सो वी नो दैट F इज इक्वल टू m बाय a होता है। सो इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता। सो a इज इक्वल टू F बाय m हो जाएगा। F is 20 and mass is 5. So this was a super easy question. So 4 meter per second square आ जाएगा। अच्छा, फिर one of the question was there in the exam कि जिसके अंदर उसने ये कहा था कि parallel combination में resistances are connected. So resistances are connected in a parallel combination. So parallel combination में you have a parallel combination of resistances. तो फिजिक्स को मैं कंप्लीटली कवर करवा देता हूँ, फेज 1 के रिपीटेड क्वेश्चन सारे ऐड कर देता हूँ इसमें। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के अंदर आपने ये बताना है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू क्या होती है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होती है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो इसने आपसे पूछी हुई थी कि आप ये बता दो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इन दिस केस इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी रेजिस्टेंस से भी ज्यादा कम होता है। जब भी आप पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को ऐड करते हो, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, ताकि कंप्लीटली पास्ट पेपर की चीजें कवर्ड अप हो जाएं। सो इफ आई हैव दीज टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल टू दिस बैटरी, बल्कि एक और भी इसको कर लेते हैं। लेट्स से थ्री रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल with this battery. One's value is R1, the other one is R2, the other one is R3. So the equivalent resistance in the parallel case will be 1 by RE is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, right? So जब आप इनकी इक्विवेलेंस निकालोगे ना, तो जो इक्विवेलेंस की वैल्यू आएगी वो R1 R2 या R3 की वैल्यू से कम आएगी। फॉर एग्जांपल अगर ये होता 5 ओम्स का, ये 10 का होता है, ये 15 का होता है, जो आंसर आएगा ना वो 5 से भी छोटा आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर है। और जब सीरीज में रेजिस्टेंसेस लगे हुए होते हैं उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। सो व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उसकी जो वैल्यू आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, दैट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। व्हाई? बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर तो रेजिस्टेंसेस सिंपली आपको पता है ना ऐड हो जाते हैं। सो इफ देयर आर थ्री रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज, so their equivalent resistance RE will be equals to the sum of R1 plus sum of R2 plus sum of R3। 4 कनेक्टेड है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था पेपर में। मैंने इसी से सिमिलर कॉन्सेप्ट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का भी आपको दे दिया। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन ये था पेपर के अंदर कि व्हाट इज फैरेड। सो फैरेड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फैरेड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है जी, सो इट्स अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। फिर एक क्वेश्चन अगेन ये भी था जो फेज 1 के क्वेश्चंस के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन में से कॉन्सेप्ट इस तरह का था कि आप ये बताओ कि कैपेसिटेंस क्या चीज़ है। तो कैपेसिटेंस क्या डिफाइन करती है, कुछ इस तरह का था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स को नहीं याद रहता। मैंने बताया कि अपने पास पेपर तो बैरियर रिलीज नहीं करता, रैंडमली शफल होकर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर क्वेश्चन जनरेट होता है। तो स्टूडेंट ने मुझे ये बताया हुआ है कि जी कैपेसिटेंस से रिलेटेड पूछा हुआ था कि कैपेसिटेंस क्या चीज़ बताती है। सो कैपेसिटेंस जो है ना वो किसी भी कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को बताती है। तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को ये बता रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कैपेसिटेंस whose value is 1 microfarad and another person has a capacitor जिसकी वैल्यू इज 10 माइक्रोफैरड। सो इसका मतलब क्या होगा, इस बात का मतलब ये है कि जिनके पास 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है ना, उनके कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी है वो मेरे कैपेसिटर से 10 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है,
सो 10 टाइम्स जो है उनकी उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है। सो कैपेसिटर की जो मैथमेटिकल फॉर्म है दैट इज Q इज इक्वल टू C इंटू V। सो वेयर Q इज द चार्ज, right? So Q is the charge, V is the voltage between the plates of the capacitor. So V is the voltage between the plates of the capacitor, and C is the capacitance. ठीक है, C is the capacitance. अच्छा, 1 फैरेड की कैपेसिटेंस कब होगी, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि रेलिवेंट एमसीक्यू कैपेसिटर से थे और वो ये आ सकता है। तो Q इज इक्वल टू सी वी होता है। C क्या आ जाएगा, Q बाय V आ जाएगा। तो जब मेरे पास 1 कूलम का चार्ज हो और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो द कैपेसिटेंस विल बी 1 फैरेड। सो द कैपेसिटेंस विल बी 1 फैरेड, राइट। अच्छा जी, फिर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एरिया को के डिस्टेंस को प्लेट्स के चेंज किया है, तो ये बता दें कि कैपेसिटेंस पे क्या डिफरेंस आएगा। सो कैपेसिटेंस का मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन फर्दर भी कर देता हूँ। कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है, उसका जो फॉर्मूला होता है दैट कैन फर्दर बी ओपन अप एज ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन डी एंड एप्सिलॉन आर भी चले इसमें ऐड कर दें। एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, वेयर ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। ये एरिया ऑफ द प्लेट्स है जो कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन में जो उसकी प्लेट्स हैं उनका एरिया, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। सो डिस्टेंस डिनोमिनेटर में है, तो मैं एक कैपेसिटर ड्रॉ करता हूँ आपके पास। सो आई हैव दिस कैपेसिटर। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी डी। सो द डिस्टेंस विल बी डी where A is the area of these plates. So A is the area of these two plates. So one plate will have positive charges, the other plate will have नेगेटिव चार्जेस। प्लस से माइनस की तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी, ठीक है। सो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी। जब प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी तो आपके पास क्या है कि कैपेसिटेंस मैंने बताया ना कि वो डिपेंड करती है एरिया ऑफ द प्लेट्स पे। अगर आप एरिया को इंक्रीज करोगे तो आपकी कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो आपकी कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो डिनोमिनेटर में फैक्टर पड़ा हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने एसेंशियली देखना है। फिर एक क्वेश्चन वाज देयर इन द फिजिक्स पोर्शन फेज 1 में, कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का फॉर्मूला इज न्यूटन, चार्ज का यूनिट इज कूलम, एंड दिस विल बी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम था। फिर एक क्वेश्चन ये भी है फेज 1 के अंदर आया हुआ है, करंट आपने निकालना था, चार्जेस भी गिवन थे, टाइम भी गिवन था, सुपर इजी। तो करंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, राइट। तो दिस वाज सुपर इजी। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड ये भी पूछा गया था कि इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी। तो कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। लास्ट क्वेश्चन जो मेरे पास रिपीटेड क्वेश्चंस के अंदर फेज 1 का डाटा जो मैंने कंपाइल किया हुआ उसके अंदर है, दैट वाज रिलेटेड टू द कूलम्स फोर्स। सो कूलम लॉ क्या है आपके पास, दैट इज के Q1 Q2 बाय R का स्केयर है। और उसमें वो ये कह रहा था कि अगर चार्जेस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो ये बताओ कि वो उस पर कितना असर पड़ेगा। तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम ना। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम है। तो स्केयर के जो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है आर, लेट से Q1 एक चार्ज है, Q2 इज द अदर चार्ज, एंड द डिस्टेंस बिटवीन आर। अगर मैंने इस डिस्टेंस को डबल कर दिया, पहले आर था, नाउ मैंने इसको टू टाइम्स आर कर दिया, लेट से डबल हो गया ये डिस्टेंस। तो जब ये डबल होगा डिस्टेंस तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स डिक्रीज करेगी, याद रखिएगा, बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर में ये स्केयर होके आ रहा है। जब ये स्केयर होके आ रहा है तो फोर्स जो है वो 2 टाइम्स, 2R होने की वजह से आपके पास 4 टाइम्स हो जाएगी। सो दिस विल बी F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय 2R का स्केयर, 2R का स्केयर विल बी 4R स्केयर। सो द ओरिजिनल फोर्स इज के Q1 Q2 बाय R स्केयर। तो ये 4 का फैक्टर साइड पे आ जाएगा ना, दिस विल बी F इज इक्वल टू 1/4 इंटू के Q1 Q2 बाय R का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। तो 1/4 टाइम जो है ये डिक्रीज हो जाएगा। सो F इज इक्वल टू F डैश इज इक्वल टू F/4 आ जाएगा। तो 4 टाइम्स जो है वो ये डिक्रीज आएगा। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस विच वर एसेंशियली इन द फेज 1 एग्जाम। तो इन चीज़ों को मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है, इन चीज़ों को मैंने ऐड अप किया है।
अगर ये चीज़ें कवर अप कर लोगे तो इंशाल्लाह आपका जो फिजिक्स का पोर्शन है वो ऑलमोस्ट सारा ही इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगा। सो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स एंड एडवांस मैथमेटिक्स ऑफ द प्रीवियस ये जो फेज 1 का पेपर है। Like, comment, and subscribe.